चलिए, स्वागत है आप सभी का। मैं आचार्य अभिषेक, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। और आज जो है बात करने जा रहे हैं ज्योतिष शास्त्र के ऊपर। ज्योतिष शास्त्र के ऊपर आपको बहुत सारा यूट्यूब पे वीडियो मिलेगा, लेकिन यह सब वीडियो जो है ना आपको बहुत कठिन मिलेगा। और ये वीडियो आपको बहुत कम ही यूट्यूब पे प्राप्त होगा, जिसमें आपको ज्योतिष से रियल जो जानकारी वो प्राप्त हो सकेगा। आजकल फेक सारे और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं जिनके पास बिन प्रमाण का वो पढ़ाते हैं, और हम आपको ज्योतिष शास्त्र प्रमाणिक पुस्तक जो है बृहद अवकाहरा चक्र यहाँ से प्रारंभ करेंगे। और एक से एक जो ग्रंथ है, ज्योतिष सर्वस्व इत्यादि जो ये सब ग्रंथ है, इन सब के ऊपर आपको जानकारी प्रदान करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र क्या है। ज्योतिष शास्त्र कहा जाता है ज्योतिषानाम सूर्यादि ग्रह बोधकम शास्त्रम। अगर उसको लिखा जाए तो इसको पहले हटा दिया जाए। ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहबोधकम शास्त्रम, अर्थात कहा जाए वह शास्त्र जो हमें ग्रहों का बोध कराता है। अब क्या है कि एक चीज़ जो है ना हमेशा से आता है, जैसे कि कहा जाता है कि ज्योतिष शास्त्र की जो है ना अवतरण कहा जाए या उत्पत्ति कहा जाए कहाँ से हुआ, तो कहा जाता है कि वेदांग जो है ना, वेद के जो अंग है उससे ज्योतिष शास्त्र का कहा जाए तो निर्वचन हुआ, उसमें से निकला है, एक तरफ से प्रादुर्भाव हुआ है एक तरफ से। तो कहा जाता है, एक श्लोक आता है वो छंदापादो तो वेदस्य हस्तो कल्पोत पठ्यते ज्योतिषा मयनम चक्षु निरुक्तम श्रोतमुच्यते शिक्षा ग्रहणम तो वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम तस्मात् सांगमदित्येय ब्रह्मलोकम हीयते। अगर आप लोग चाहें तो हम इसको लिख देंगे। इस चीज़ को आप समझिए, जैसे ये इसको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख सकते हैं। कहते हैं ज्योतिषानाम ग्रह बोधकम, वह शास्त्र जो हमें ग्रहों का बोध कराता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, वेद का नेत्र कहा जाता है ज्योतिष को, तो एक श्लोक है जो आपको हमेशा काम आएगा। छंदः पादौ तु वेदस्य। अब इस पंक्ति का जो इस लाइन का उसका अर्थ क्या है? छंदः पादौ तु वेदस्य। वेद का जो पैर है वो क्या है? छंद। छंद जो है वो वेद का पैर है। इसको हटा देते हैं, आप इसको लिख सकते हैं छंद जो है वेद का पैर हो गया। छंदः पादौ तु वेदस्य। क्या उसके बाद आता है हस्तौ कल्पो पठ्यते। हाथ जो है वेद का कल्प है। इसको आप कल्प शास्त्र मान सकते हैं। ये लो आधा होगा कल्प शास्त्र, ठीक है। तो हस्तो कल्पोत पठ्यते। उसके बाद आता है, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, इतना अच्छा होगा। कल्प भी जान गए, और इसको हम बाद में अच्छा समझा भी देंगे। उसके बाद आता है ज्योतिषा। अब यहाँ पे क्या है ना, ज्योतिषा मयनम है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, यहाँ पे अयनम हो जाएगा, अयनम, ठीक है। तो ज्योतिषा मयनम चक्षु। वेद का क्या आँख क्या है? आँख है ज्योतिष, ठीक है। तो यहाँ पे समझ सकते ज्योतिष जो है ना वेद का आँख है। और आगे जो है, आगे श्लोक को हम पूरा कर देते हैं। हम पूरा श्लोक लिख देते हैं, उस चीज़ को आप देख लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं छंदः पादौ तु वेदस्य। यहाँ इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिएगा छंदः पादौ तु वेदस्य। छंद जो है वेद का पैर है। हस्तो कल्पोत पठ्यते। हाथ जो है वेद का कल्प शास्त्र है।
ज्योतिषाम अयनम चक्षु। चक्षु क्या है? ज्योतिष है। निरुक्तम स्रोत मुच्यते, और निरुक्त जो है स्रोत अर्थात सुनने की, जिसे हम सुने। तो ये हो गया। और आगे इसको आप लिख लीजिए, और आगे का हम आपको और इसी बीच में लाइट भी कट गया है, लेकिन आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य। पहले जो श्लोक बताए थे आपको, उस श्लोक को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या उस समय वीडियो को रोक करके आप लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद आता है, उधर तो हो गया, शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य। घ्राणम अर्थात क्या है? सोचिए, तब तक आगे बताते हैं। मुखम व्याकरणम स्मृतम। मुख क्या है? व्याकरण है। और तस्मात् सांगमधित्येव ब्रह्मलोके महीयते। तो जैसा कि इसको कहा जाता है, हमारे पास पूरा श्लोक आपको बता दे है, सीधा हो जाओ। हाँ, देखिए, पहले तो आपको बताया था छंदा पादो तो वेद से हस्तो कल्पोत पठ्यते ज्योतिषा मयनम चक्षु निरुक्तम श्रोतम उच्यते। शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य मुखम व्याकरण स्मृतम तस्मात् सांगमधित्येव ब्रह्मलोकम हीयते। अर्थात छंद जो है वेद पुरुष का पैर है, ये पहले भी आपको हम बताए थे। उसके बाद है कल्प जो है उसके हाथ है। हस्तो, हस्त मतलब एक होता है, हस्तो जब लगता है तो दो हो जाता है। तो हस्तो कल्पोत पठ्यते ज्योतिष अर्थात नेत्र, ज्योतिषा मयनम चक्षु निरुक्तम अर्थात स्रोत, सुनने की क्षमता कहाँ से आता है? कान से। सुनते कहाँ से? कान से। उसके बाद शिक्षा जो है, शिक्षा घ्राणम तो वेद से। अब घ्राणम जो हम क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे थे, तो घ्राणम अर्थात नासिका, जिससे हम सूंघते हैं, उससे होता है ना, तो वही शिक्षा घ्राणम तो नासिका है। शिक्षा घ्राणम और व्याकरण जो है मुख है। अतः अंगों सहित वेद का अध्ययन करके ही मनुष्य ब्रह्मलोक की महिमा को प्राप्त होता है। अर्थात जब आप इस चीज़ का अध्ययन करेंगे, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त, छंद, तो ये सब का जब आप अध्ययन कर लेंगे, शिक्षा ये सब का, जब आप उसको काउंट करेंगे 6 हो जाएगा। 6 आपको पूरा देते हैं। पहले इसको मिटा दिया जाए, जहाँ तक कि आप इसको रोक कर लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो यहाँ पे लाइटो नहीं है, तो ये तो आपका अब यहाँ पे स्पष्ट रूप से आपको लिख देते हैं। छंद पैर हो गया, छंद पादतु, इसको यहाँ पे आप इसे भी लिख सकते हैं, छंद अर्थात पैर। छंद पादतु वेदस्य। हाथ क्या है? श्लोक में बता देते हैं। हस्त कल्पोत पठ्यते, अर्थात कल्प क्या है? वो हाथ है। ज्योतिष क्या है? आँख है। ज्योतिषा मयनम चक्षु। और निरुक्त क्या है? निरुक्त मयनम चक्षु निरुक्तम स्रोत मुच्यते, ये कान है। शिक्षा क्या है? ये हो गया नासिका। एक कौन बच गया? छंदा पादत वेद से हस्तो कल्पोत पठ्यते ज्योतिषा मयनम चक्षु निरुक्तम स्रोतम उच्यते। शिक्षा घ्राणम तो वेद से मुखम व्याकरण। व्याकरण बच गया। व्याकरण जो है, व्याकरण है मुख। ये हो गया 1 2 3 4 5 6। क्या हो गया? ये हो गया अंग। किसका? वेद का। वेद का अंग जो हो गया वो है आपका ये हो गया षड वेदांग। और इसी षड वेदांग में से जो है, एक सेकेंड इसको थोड़ा हटा दिया जाए, इसी वेदांग में से आपको ज्योतिष शास्त्र के ऊपर चलेंगे। ये सब का बाद में किया जाएगा। पहले इसमें जो है, इसको आप लिख लीजिएगा, ये आपको काम आएगा। इसमें जो है बात करेंगे ज्योतिष के ऊपर। इसको हटा दिया जाए, आप नोट कर लीजिएगा।
तो आप यहाँ तक कि वेदांग जान ही गए। वेद, वेद हो गया, वेद से आ गया वेदांग, वेदांग, और वेदांग से आएगा ज्योतिष। ठीक है, और हम बात करने जा रहे हैं इसी ज्योतिष विषय के बारे में। तो अब देखिए, आपको पहले ही बताया ज्योतिष क्या है। ज्योतिषानाम सूर्यादि ग्रह बोधकम शास्त्रम, और उसको अब जहाँ तक कि लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो हम फिर से आपको लिख देते हैं। सीधा सीधा आप समझिए, वेद से वेदांग, उसके अंग 4, और वेद की संख्या भी 4 है। आपको बता दें, वेद की संख्या 4 है, वेदांग 6 है, और ज्योतिष का तो बात ही रही है, 3 में आ जाएगा। ज्योतिष 3 में कौन कौन सा आएगा वो आपको हम आगे बता देंगे, या अभी देख लीजिए। 3 में आएगा पहले सिद्धांत, संहिता और होरा। ठीक है, तो ये ज्योतिष में भी 3 भाग हो गया। इसमें अदर में जाइएगा ना, ये प्रमुख 3 होगा। इसमें भी अदर होता है और भी होता है। तो इसको पहले लाइट भी आइएगा संयोग से, तो ये तीनों का समझाएंगे आपको। सबसे पहले सिंपल सा, अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि हाँ ज्योतिष क्या है, तो आप क्या कह सकते हैं? ज्योतिष क्या? सिंपल सा क्वेश्चन करेगा कोई तो क्या बोलेंगे? ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रह बोधकम शास्त्र, अर्थात वह शास्त्र जो हमें सूर्य आदि, आदि में आप नवग्रह को ले लीजिए, सूर्य आदि ग्रहों का बोध कराए। अब इसके अंदर डिटेल में चलेंगे। तो सिंपल सा, अगर कोई आपसे क्वेश्चंस करे, कोई आपसे पूछे कि ज्योतिष क्या है, तो आप सिंपल बोलेंगे ज्योतिषानाम, या ज्योतिषाम बोलिए या ज्योतिषानाम, बात बराबर है। ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रह बोधकम शास्त्रम, वह शास्त्र जो हमें सूर्य आदि नवग्रहों का बोध कराए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये तो हो गया, और इसको अगर सिंपल सा समझे तो भी हम आपको बताते हैं। इसको ज्योतिष को तो मिटाने की जरूरत ही नहीं है, राइटिंग के चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं तो पढ़ते रह जाइएगा। ज्योतिष में भी मानिए 3 विभाजन करते हैं, सिद्धांत, संहिता, होरा, 3 हो गया। इसके ऊपर भी एक श्लोक आता है जो मुहूर्त चिंतामणि सिद्धांत संहिता होरा रूप स्कंध त्रयात्मकम वेदस्य निर्मलम चक्षु ज्योतिषशास्त्रम कल्मषम। हमारे पास निरुक्त की पुस्तक है, आपको हम दिखाते हैं। और निरुक्त कर रहे हैं हमारे पास मुहूर्त चिंतामणि, ये पुस्तक जो है ये आपको, ये पुस्तक में आपको मिल जाएगा, और ये आपको ज्योतिष के लिए सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसका ज्ञान आपको देंगे, बताएंगे। तो इसी में कहा गया है सिद्धांत संहिता होरा रूपस्कंध त्रयात्मकम वेदस्य निर्मलम चक्षु ज्योतिषशास्त्रम कल्मषम। अब इसको हम लिख करके आपको बता दें ताकि आप लोग भी इस चीज़ को जान सकें। ये जो है ज्योतिष का कोई अगर पूछे कितना भाग है, तो सिंपल सा बता दीजिएगा 3 भाग में है, सिद्धांत संहिता होरा। अदर में चल जाएगा तो और भी मिल जाएगा, लेकिन ये 3 मेन है। तीनों में क्या क्या होता है वो भी आपको बताएंगे। पहले इसका श्लोक लिख लीजिए, आपको याद रहेगा हमेशा कि हाँ, कि बिना श्लोक का कोई ज्योतिषी नहीं है। श्लोक अगर उसको याद है तो समझिए वो रियल ज्योतिषी है। श्लोक ही ना याद हो तो फिर वो कौन सा ज्योतिषी? वो तो वही हो गया 7 दिन का कोर्स किया और ज्योतिषी बन गए।
7 दिन के जो कोर्स से कोई ज्योतिषी नहीं बनता है, जो प्रमाणिक पुस्तक के साथ पढ़ेगा वही ज्योतिषी बनता है। यहाँ पे आ जाइए, सिद्धांत संहिता और होरा, एक लाइन हो गया ये होरा। रूप स्कंध त्रयात्मकम् वेदस्य निर्मलं चक्षु चक्षु, उसके बाद आ जाएगा ये चक्षु, मान लीजिए यहीं पर रुक जाइए, इसमें रेफ आ जाएगा यहाँ से, जब यहाँ लिखते हैं आपको ये जो है ना यहाँ पे एक रेफ रहेगा जो कि आपका चक्षुर यहाँ बन जाएगा। तो ज्योति शास्त्र मकर सम, ठीक है, ये आधा है ज्योतिष शास्त्र में। श्लोक जो है आप याद कर लीजिएगा, याद रहेगा तो आप कभी भी कोई क्वेश्चंस करे, कोई प्रश्न पूछे तो आप आसान उत्तर भी दे सकते हैं कि सिद्धांत संहिता होरा रूपस्कंध त्रयात्मकम वेदस्य निर्मलम चक्षुर, यहाँ पे र आ जाएगा यहाँ का, ये जो र है यहाँ चल जाएगा चक्षुर ज्योति शास्त्र मकलमसम, अर्थात सिद्धांत संहिता होरा रूप स्कंद, ये 3 स्कंद में है, ये आपको 3 स्कंद में सिद्धांत संहिता हो रहा। 3 स्कंद में क्या क्या है वो हम आपको बताएंगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा समय न लेते हुए जितना ज़्यादा आप जान सके, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे ग्रंथ है, तो हम चाहेंगे सबसे आपको जानकारी प्राप्त हो सके, इसलिए हम एकदम सरल शुरू से प्रारंभिक से बताना शुरू करेंगे ताकि आप उस चीज़ को जान सकें। इसके इस जो ये श्लोक है, इस श्लोक का सीधा सा मतलब है कि एक डस्टर खरीदना पड़ेगा, सीधा सा मतलब है। अब पूछेंगे ऊपर क्या देख रहे हैं, वो छोड़िए वो बात हटाइए, बात की बात है। तो कहाँ थे हम, हाँ 3 स्कंद में क्या क्या चीज़ है। तो 3 स्कंद में हम चाहेंगे ना कि आपको सब चीज़ को बारीकी से समझाएं, एक ही ग्रंथ से पढ़ेंगे तो नहीं होगा, सब ग्रंथ का विषय आपको हम सच्ची बताएंगे। वेद के प्रयोजन को सिद्ध करने वाला षड वेदांग शास्त्र है। वेद का जो मुख्य प्रयोजन है, अर्थात इसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें कहा गया है कि वेद के प्रयोजन को सिद्ध करने वाला षड वेदांग शास्त्र है। वेद अर्थात वेद को पढ़ने के लिए आपको व्याकरण चाहिए, देखने के लिए नेत्र अर्थात ज्योतिष चाहिए, समझने के लिए। उस तरह व्याकरण हो गया, छंद हो गया, छंद किस तरह जैसे होता है, गायत्री छंद क्या हो गया, त्रिष्टुप छंद क्या हो गया, ये सब चीज़ को जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यही कहा गया कि वेद के प्रयोजन को अर्थात उसमें क्या लिखा है, क्या जानकारी है, उसको जानने के लिए हमें क्या चाहिए, षड वेदांग आना चाहिए। जब आप षड वेदांग जानेंगे तो आप समझेंगे वेद में क्या ऐसा चीज़ है, क्या लिखा हुआ है। तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि वेद के प्रयोजन को सिद्ध करने वाला षड वेदांग शास्त्र है, जिनमें सन्निहित व समुपासित ज्ञान वेद के साथ ही विराट वेद पुरुष के रूप में हमारे समकक्ष प्रकट हुए, जिन्हें महर्षियों ने अपनी अतीन्द्रिय शक्ति से लोक कल्याणार्थ परिवर्तित किए। उनके नाम है व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, कल्प, शिक्षा और छंद। इन वेदांग शास्त्रों में ज्योतिष को अति महत्वपूर्ण माना गया है, जो कि हम आपको पहले भी बताएं, ज्योतिष को अति महत्वपूर्ण बताया गया है। और प्रायः सभी लोगों को विदित है कि भारतीय ज्योतिष शास्त्र आज विश्व जनमानस का अभिन्न अंग सा हो गया है। उस ज्योतिष शास्त्र के प्रमुख 3 अंग हैं, जिसके बारे में आपको बताया सिद्धांत संहिता हो रहा है। ये प्रमुख ज्योतिष के 3 अंग हैं। इन स्कंदों में होरा स्कंद के अंतर्गत जातक, ताजिक, मुहूर्त एवं प्रश्न ज्योतिष का भी समन्वय है। इनका संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत है। हम अभी आपको तीनों परिचय के बारे में लिख करके बताएंगे ताकि उस चीज़ को आप समझ सकें। अब यहाँ पे जो यहाँ बता रहे हैं कि होरा के अंतर्गत ही ताजिक, मुहूर्त और प्रश्न ज्योतिष आते हैं। उसी में हस्त रेखा ये सब जो है सामुद्रिक शास्त्र वगैरह भी उसी में होरा शास्त्र में आ जाता है। फिर लाइट सरवा कट गया, यह एगो समस्या है। स्थान स्थान का दोष है, लाइट कट जाता है, क्या कर सकते हैं। लाइट कटने की वजह से
क्लास को रोका नहीं जा सकता है, क्लास चलेगा। और सबसे पहले सिद्धांत स्कंद का बात करते हैं। सिद्धांत, इसको स्कंद मानिए, स्कंद। इतना दिखा? जो नहीं दिखेगा कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको बता देंगे, भेज देंगे स्क्रीनशॉट, इसका फोटो आपको भेज देंगे। जिस स्कंद में त्रुटि से लेकर प्रलय पर्यंत की काल गणना, जिस स्कंद में त्रुटि से लेकर के, अर्थात मतलब नीचे से लेकर ऊपर मानी उस तरह से, त्रुटि से लेकर के कहाँ गया इसमें, ये हमको अपने नहीं दिख रहा है। त्रुटि से लेकर प्रलय पर्यंत की काल गणना, त्रुटि से लेकर प्रलय पर्यंत काल गणना, काल गणना। हाँ, उसके बाद सौर्य, सावन, ये वो सावन नहीं, ये दूसरा सावन है इसमें, चांद्र, ये चांद्र है, चंद्र नहीं है, ज्योतिष का ही है, आपको आगे बताएंगे। उसके बाद नक्षत्र नहीं, नाक्षत्र, यहाँ पे कहाँ गया, नाक्षत्र आदि, नक्षत्र आदि, आदि कहाँ गया, काल मानों का भेद, काल मानों का भेद। आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बना देंगे, उसमें मैं जो पढ़ाएंगे उस चीज़ को वहाँ पे डाल देंगे ताकि आप लोग इस चीज़ को जान सके। कहेंगे काल मानों का भेद, ग्रहों की गति, ग्रहों की गति, उसके बाद एवं स्थिति का परिचय, गति एवं स्थिति, ये आपका स्थिति का परिचय, पृथ्वी एवं नक्षत्रों की स्थिति, ये हो गया स्थिति का परिचय, यहाँ तक हो गया। उसके बाद पृथ्वी एवं नक्षत्रों की स्थिति का वर्णन, पृथ्वी एवं नक्षत्रों की स्थिति का वर्णन, स्थिति का वर्णन मानिए एक तरफ से भी, आगे भी है इसमें वर्णन हो गया। वेदादि कार्यों की सिद्धि हेतु, वेदादि कार्यों, देखिए यहाँ तक आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या रोक करके लिख लीजिए, आगे बताते हैं, क्योंकि पहले इस चीज़ को समझा देते हैं। जिस स्कंद में त्रुटि से लेकर प्रलय पर्यंत का है, प्रलय पर्यंत का, एक और का होगा यहाँ पे, पर्यंत का काल गणना, यहाँ पे का ऐड कर लीजिएगा, काल गणना मतलब समय की गणना, काल अर्थात समय गणना, सौर्य ये बता देंगे आपको आगे, सावन, चांद्र, नाक्षत्र, नक्षत्र नहीं, न चंद्र न सावन, ये अलग चीज़ हो गया। सौर सावन ऐसा मास आदि होता है, ये आपको हम आगे समझाएंगे। आदि, काल मानों का भेद, ग्रहों की गति, कितने स्पीड से गति, ग्रह कौन सा ग्रह चलता है, लोग कहते हैं कि सूर्य 2.5 साल रहता है, बोले सूर्य करे शनि 2.5 साल रहता है, तो ये सब जो है ना वो ग्रहों की गति एवं स्थिति कहाँ पे है, स्थिति का परिचय, पृथ्वी एवं नक्षत्रों की स्थिति, नक्षत्र कहाँ पे है का वर्णन, तथा वेदादि कार्यों, आगे लिखेंगे आपको वेदादि कार्यों से, तो यहाँ तक आप इसको लिख लीजिए, आगे समझाते हैं आपको।
ये बार बार सिद्धांत स्कंध ही मिट गया फिर से इसको। तो यहाँ पे सिद्धांत कहीं है ये, ठीक है। तो वेदादि के आगे लिखते हैं कहा गया वेदादि कार्यों की सिद्धि हेतु, वेदादि कार्यों की सिद्धि हेतु, वेदादि कार्यों की सिद्धि हेतु कहा गया तो यंत्रादि वर्णन, ये न है यंत्रादि वर्णन, यंत्रादि वर्णन आगे यंत्रादि वर्णन, गणित प्रक्रिया का उत्पत्ति, गणित प्रक्रिया का उत्पत्ति, गणित प्रक्रिया का उत्पत्ति सहित विवेचन आदि, ठीक है। विवेचन आदि, यहाँ पे विवेचन प्लस आदि हो जाएगा, ठीक है। तो विवेचन आदि होता है कहा गया होता है, उसे सिद्धांत स्कंध कहते हैं, उसे सिद्धांत स्कंध कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए। अर्थात सीधा सा शुरू समझिए, जिस स्कंद में त्रुटि से लेकर प्रलय पर्यंत की कालगणना, सौर सावन चांद्र नक्षत्र आदि कालमानों का भेद, ग्रहों की गति स्थिति हेतु, ग्रहों की गति एवं स्थिति का परिचय, पृथ्वी एवं नक्षत्रों की स्थिति का वर्णन, वेदादि कार्यों की सिद्धि हेतु यंत्रादि वर्णन, गति गणित प्रक्रिया का उत्पत्ति सहित विवेचन आदि होता है, उसे सिद्धांत स्कंध कहते हैं। यहाँ तक आप लोग लिख लिए होंगे, ना लिखे होंगे तो आपको हम फोटो दे देंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, सिद्धांत के बाद संहिता स्कंध के ऊपर चलेंगे। सिद्धांत हो गया, अब आइए आगे। वीडियो को रोक के या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप उसको पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं संहिता स्कंध। ये पुस्तक काफ़ी कहा जाए तो ये शो हो रहा है आपको, हम देखने के लिए वहाँ बार बार हमारा वीडियो चालू है कि नहीं, तो पता चले वीडियो बनाए और मेहनत, वीडियो चालू है तो पता चले मेहनत करे और फल न मिले, ये भी कष्ट है। क्योंकि भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो फल की चेष्टा ना करो, लेकिन हमें फल की थोड़ा बहुत चेष्टा रहता है, क्योंकि अगर चेष्टा ना हो तो व्यक्ति कर्म ही नहीं करेगा। अब आता है संहिता स्कंद, ठीक है। चलिए अब संहिता स्कंद में क्या है, संहिता स्कंद में पहले यहाँ लिख दिया जाए, संहिता स्कंद में आप लोग कॉपी कलम रख सकते हैं, जिसमें आप कॉपी कलम अगर रख लेते हैं लेखनी पुस्तिका तो क्या फ़ायदा हो, तो आप भी जान रहे हैं, ताकि उस चीज़ को आप लिख सकते हैं। संहिता स्कंद में ग्रहादि 4 फल, स्कंद में ग्रहादि 4 फल, ग्रह आदि, यहाँ पे ग्रह आदि, ये यहाँ पे किया जाएगा तो आदि हो जाएगा, तो ग्रह आदि 4 फल समझा देते हैं ताकि आप लोग नहीं समझेंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा। उसके बाद वायस विरुद्ध वायस, उसके बाद यहाँ पे देखो तो ये बड़ी समस्या है देखने वाला। हाँ, वायस कहाँ गया, वायस विरुद्ध शिव विरुद्ध
वायु स्वरूप शिव नहीं माने, यहाँ पे शिवाविरुद्ध होगा। शिवाविरुद्ध देखिए, नया नया व्यक्ति वीडियो बनाता है, थोड़ा बहुत डाउट होता है क्योंकि अभी अभ्यास है। उसके बाद मृग चेष्टित, मृग चेष्टित, मृग चेष्टित, स्वचेष्टित, चेष्टित, स्व मतलब श्वान कुत्ता, मृग मतलब समझ ही रहे हैं। स्वर्णमय मृग के पीछे पहुंचे थे राम जी, वही वाला। तो मृग मतलब हिरण, समझा देते हैं। स्वचेष्टित अर्थात हिरण की चेष्टा से। लाइट आ गया, लाइट आ गया तो थोड़ा सा। मृग चेष्टित, स्वचेष्टित अर्थात कुत्ता, कुत्ता की चेष्टा से क्या होगा नहीं होगा, अर्थात होता था ना कि पहले ये भी आपको समझा देते हैं क्या चीज़ है, आगे तो हम समझाएंगे ही। यहाँ पे जो लिखा है मृग चेष्टित अर्थात मृग की चेतना से, मतलब जैसे लोग कहते हैं कुत्ता बोल रहा है, अपशगुन है, ये है वो है, तो उसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है मृग चेष्टित। हिरण की चाल से, हिरण की आवाज़ से पता चलता था कि इस बार बारिश होगा कि पतझड़ होगा, मतलब बारिश होगा कि नहीं, हवा चल रहा है, क्या मौसम रहेगा या नहीं, तो ये इसको दर्शाता था। तो यहाँ पे स्वचेष्टित, हस्ती चेष्टित शकुन, हस्ती चेष्टित, उसके बाद शकुन। देखिए संहिता शास्त्र में ही शकुन वगैरह आता है, लोग कहते हैं शकुन अब शकुन ये सब नहीं रहता है, सब संहिता शास्त्र के अंतर्गत आता है। तो हस्त चेष्टित, हस्ती अर्थात हाथी, कई बार समझाना पड़ेगा, कितना समझाए आपको। तो यहाँ पे हाँ वायु वृष्टि वर्णन, उसके बाद वायु, वृष्टि अर्थात वर्षा, वृष्टि समझे, वृष्टि बोल रहे हैं इसमें न ध्यान दीजिए उतना ही। तो वायु अर्थात हवा, जो कहते हैं ना कि हाँ ऐसा मौसम है, वर्षा होगा कि नहीं, लोग कहते हैं ना, क्वेश्चन करते हैं आपसे, लाइक आप जैसे ज्योतिषी हैं या पंडित है तो आपसे लोग पूछेंगे पंडित जी इस बार बारिश होगा कि नहीं, क्या रहेगा फसल, कैसा नहीं रहेगा। हमारे पास है एक कुछ 2-4 जजमान ऐसे हैं जो जाते हैं बाहर से सामान वगैरह लाते हैं, तो पहले क्वेश्चन करेंगे कि पंडित जी इस बार नवरात्रि में बारिश होगा कि नहीं। अब बोलिएगा तो हम उस हिसाब से सामान लाएंगे ताकि आमदनी होगा कि नहीं होगा ये हम जान सकें। तो ऐसा क्वेश्चंस करते हैं ताकि उस हिसाब से सामान भी लाते हैं। तो कहाँ गया ये वायु का वर्णन, वायु वृष्टि वर्णन एवं इनके संसार पर, वायु वृष्टि अर्थात वर्षा का वर्णन। यहाँ तक आप लोग लिख लिए होंगे या न लिखे होंगे तो रोक करके लिख लीजिएगा, न दिख रहा हो तो पूरा देखिए स्पष्ट रूप से। इसको हटा देते हैं, आगे का लिखते हैं। यहाँ पे वर्णन तक गया है, आप लोग कोई क्वेश्चंस हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कहाँ तक गया? वायु वृष्टि का वर्णन, वर्णन तक गया। एवं इनके संसार, संसार फिर कहेंगे कि का लिखे हैं उससे संसार, ठीक है। तो कहाँ गए इन पर होने वाले समष्टिगत फल, इनके संसार पे अर्थात ये जो थे मृग चेष्टित, चेष्टित, स्वचेष्टित, ये सब जो थे इन सब का प्रभाव संसार पे कैसा असर देगा वो बता रहे हैं। कैसा प्रभाव संसार पे कैसा पड़ेगा, अर्थात कुत्ता बोलने से क्या होता है। वैसे पहले ये होता था ना, कुत्ता अगर बैठा है यहाँ पे मिट्टी है, चला या गोल बना दिए तो लोग उससे ऐसा अनुमान लगाते हैं कि हाँ ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, ऐसा वो होने वाला है। तो इस तरह कुत्ता बोल रहा है तो क्या होगा, बारिश होगा कि नहीं होगा, ऐसा बहुत सारा। आगे जब
हम एक ग्रंथ हमारे पास बृहत संहिता, उसमें ये सब स्पष्ट रूप से है, उसको पढ़ाएंगे। ये लोग, ये पुराना ज्योतिष का है ना, ये पुराना हो गया, प्राचीन, जो कि अभी तो ये लोग बहुत कम ही लोग ये सब जानते हैं, मृगचष्टित, स्वचष्टित, ये सब का प्रभाव, और इस सब के बारे में भी आपको हम बताएंगे। अगर ना बताए तो फिर हमको कमेंट करिएगा, मैसेज कीजिएगा, ताकि हम आपको आगे बताएंगे। वैसे ये हाथ से मिट जाएगा, लेकिन फिर भी जब कपड़ा होता है हाथ गंदा नहीं करना चाहिए। तो इन सब के संसार पे आगे लिखिए, संसार पे होने वाले लॉ है, होने वाले समष्टिगत फल, फिर कहेंगे कालिक है। हमारा भी कोई पुराना अभ्यास नहीं है, नया नया अभ्यास है, इसीलिए समष्टिगत फल कहाँ गया, कहाँ गया, फल का वर्णन दिया रहता है, फल का वर्णन दिया रहता है। अर्थात सीधा सीधा समझिए, संहिता शास्त्र में सिद्धांत तो होता है, संहिता शास्त्र में जो संपूर्ण विषय है, इसको हम आपको ऐसे समझा देते हैं। संहिता शास्त्र में ऐसा, जैसे सिद्धांत तो आपको बता दिए हैं, वो एक तरफ से आप ले लीजिए, जैसे नक्षत्र ग्रह वगैरह हो गया, ग्रहों की चाल, ग्रहों की गति, कहाँ पे इस समय आकाश में कहाँ पे वो ग्रह स्थित है, कहाँ पे नहीं, ये सब का तो फल उससे विवरण हो जाता है, उससे पता चल जाता है। उसके बाद संहिता शास्त्र में होता है ना, जैसे कि बारिश हो रहा है, वो एक तरफ से सामूहिक हो गया, सामूहिक रूप से हो गया। सूर्य ग्रहण कब होगा, सिंपल समझिए, सूर्य ग्रहण कब होगा, सूर्य ग्रहण का प्रभाव क्योंकि सभी लोगों के ऊपर पड़ता है, तो इसलिए कहा जाता है सूर्य ग्रहण कब होगा। तो एक ऐसा कार्य जो सब के लिए हो, उसको कहते हैं संहिता शास्त्र में हो। जैसे यहाँ पे आप वायु, वर्षा, वर्षा सबके लिए है, एक के लिए कोई पर्सनली वर्षा तो नहीं हो रहा, इंद्र भगवान तो नहीं आ रहा है पर्सनली कि हाँ यहाँ पे बारिश कर देते हैं, ये हमारा खास व्यक्ति है, इसके खेत में बारिश कर देते हैं, हमारा प्रिय है, हमको पूछता है, ऐसा तो है नहीं। वो संसार को लेकर संपूर्ण है, यहाँ पर संसार अर्थात संपूर्ण, संसार अर्थात संपूर्ण, ये संपूर्ण को लेकर चलता है। सिद्धांत अर्थात वो जो आपको हम बताए थे, सिद्धांत जो हो गया, ये सब तो इतना ऊपर तक भेजे। सिद्धांत अर्थात ग्रह नक्षत्रों के बारे में, कौन ग्रह कितना डिग्री पे है, कितना ऊपर जाएगा, कितना आगे बढ़ेगा, कहाँ है नहीं है, बाहर निकलते हैं सप्तऋषि सितारा किधर है, ये सब चीज़ हो तो हो गया। गणित को ले लिए, कुंडली वगैरह बनाना हो तो सिद्धांत ही मेन है, गणित करना आना चाहिए। संहिता जो हो गया, ये संसार में होने वाली हर घटना की जानकारी, आगे पीछे भूकंप कब होगा नहीं होगा, सबकी जानकारी दर्शाता है। पंचांग जब पढ़ाएंगे तो आपको इस चीज़ को और डिटेल में जान जाएंगे। क्लास जब जैसे जैसे बढ़ते जाएगा आप पक्के वाले ज्योतिषी बन जाएंगे जो। और उसी के साथ साथ हम भी तो एक छात्र हैं, हम कोई विशेषज्ञ नहीं मानते अपने आप को कि हम एक ज्योतिषी, हम विशेषज्ञ हैं इस चीज़ में। हम उस चीज़ को अपने से भी स्टडी करते जाएंगे और आप लोग को बताते जाएंगे, ताकि हमारा भी ज्ञान बढ़ते जाए। ये नहीं मतलब है कि हाँ हम एक विशेषज्ञ हो गए, आपको हम इस चीज़ को बताना, हम भी एक छात्र ही हैं, ज्योतिष को जानते हैं। और आपको और कहा जाए तो 17-18 सालों से वेद इत्यादि का अध्ययन आदमी करते आ रहा है, शुरू से संस्कृत में लगे हैं, तो हम चाहेंगे कि आप इस चीज़ को जान सकें। हमारे कहने का अर्थ, अगर 10 लोग भी वीडियो देखते हैं ना, तो 10 लोग भी इस चीज़ को जाने, ये हम बना देंगे तो आज ना कल लोग देखेंगे, तो ये रहेगा ना कि हमारा जो विद्या है ये लुप्त ना हो। आज ज्योतिष के नाम पे क्या हो गया है, वही हो रहा है, जैसे हाथ देखिए, कहीं पे जाइए तो लोग कहेंगे हाथ देखिए, तो हाथ देखना एक ज्योतिष थोड़े है। हाँ आजकल तो वो कॉल आ रहा है, बहुत सारा मैसेज, हमारी प्रेयसी छोड़ के चली गई है, हमारी पत्नी दूर चल गई है, कब आएगी, यहाँ तक पता नहीं कहाँ से ऐसे ज्योतिषी लोग आ जाते हैं, समझ नहीं आता है। अब कहते आपकी गर्लफ्रेंड आपकी ब्रेकअप हो गई है, परसों आपको वो मैसेज करिए कॉल की, ये साला कहाँ से ग्रह नक्षत्र आ जाता है, हमको खुद समझ नहीं आता। ये परसों कौन सा ग्रह नक्षत्र आएगा जो उसको मैसेज कर देगा, उसको कॉल कर देगा, हमको आज तक समझ नहीं। इतना दिन से हम ज्योतिषी ने मतलब ज्योतिष का अध्ययन किए, कहीं पे ऐसा हमको नहीं लगता कि ये कौन सा योग बन रहा है जो उसकी गर्लफ्रेंड मैसेज कर देगी, और कौन सा ग्रह है जो उसकी गर्लफ्रेंड के पास पहुंच जाएगी, कौन सा भूत है उसके पास पहुंच जा रहा है कि हाँ आप तुम मैसेज करो तुम्हारा टाइमिंग आ गया है। ऐसा तो हमको समझे नहीं कौन सा ज्योतिषी लोग उत्पन्न हो गए हैं। फिर उससे बात की बात है, उस पर भी चर्चा होगा, आप कहीं बोलिएगा, डिस्कस किया जाएगा, और बोलेंगे तो लाइव भी चलाया जाएगा उसके ऊपर। तो यहाँ तक आप लोग लिख लिए हैं, बताइएगा तो अगले में कोई क्वेश्चंस होगा तो कमेंट कीजिएगा, बताएंगे उसके ऊपर भी।
तो संहिता को आप लोग जान ही गए, संसार में होने वाली सब घटनाओं के आधार शिला है एक तरफ से ये। और इसके बाद आता है होरा स्कंद। होरा स्कंद मुख्य रूप से व्यष्टि परक फल, हाँ होरा स्कंद, आप इसको कॉपी पर नोट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। होरा स्कंद मुख्य रूप से स्कंद रूप से, ये मुख्य नहीं, यहाँ पे मुख्य होगा, मुख्य, क्योंकि मुख्य तो आपका हिंदी हो गया और इसमें संस्कृत इत्यादि है तो आप मुख्य लेना चाहिए, इसको उचित रहेगा। मुख्य रूप से परक फलादेश है, ये आदत बेकार है। वेस्ट फलादेश से कहाँ गया फलादेश से संबंधित है, संबंधित है। आगे क्या है इसमें, जातक विशेष, जातक विशेष मतलब एक व्यक्ति विशेष एक तरफ से शेष, ऐसे विशेष जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत, चलेगा बाका, तो पर्यंत जीवन में घटित होने वाली घटनाओं का और उनके शुभत्व, इसको समझाएंगे बाद में, शुभत्व का विचार किया जाता है, का विचार किया जाता है। अब इसको समझाते हैं, ये हटाइए बड़ी भारी है किताब, सब पुस्तक से आपको बताते हैं ताकि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सके। होरा स्कंद मुख्य रूप से व्यष्टि परक फलादेश से संबंधित है। इसमें जातक विशेष जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जीवन में घटित होने वाली घटनाओं का और उनके शुभ अशुभत्व का विचार किया जाता है। उसको हम ऐसे भी समझा सकते थे, आपको पहले वीडियो जब बनाए थे उसमें समझाए थे, उस चीज़ को आप समझ भी सकते हैं। अब इसमें जो लिखा हुआ है इसका सीधा सा मकसद ये है कि होरा शास्त्र जो है ना व्यक्ति विशेष है, व्यक्ति जन्म लेता है, उसका टाइमिंग से हम उसकी कुंडली देखते हैं, फलादेश करते हैं, महादशा ये सब देखते हैं, वो केवल एक व्यक्ति के ऊपर है। होरा शास्त्र संपूर्ण नहीं है, वो संसार का पूरा नहीं है, वो केवल एक व्यक्ति के ऊपर लागू होता है। जैसे व्यक्ति कुंडली देखेंगे, घटनाओं को बताएंगे, हाँ उसको चोट लगेगा नहीं लगेगा, तो एक व्यक्ति के रूप में है, वो संसार में नहीं है कि हाँ मेघ होगा कि नहीं होगा। तो होरा शास्त्र में व्यक्ति विशेष है। इतना सा तो आप लोग समझिएगा कि होरा शास्त्र मुख्य रूप से व्यष्टि परक फलादेश से संबंधित है। इसमें जातक विशेष जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक जीवन में घटित होने वाली घटनाओं का और उनके शुभ अशुभ का विचार करता है। हमारे जीवन में हमें चोट लगेगा या क्या होगा नहीं होगा, इसके बारे में विचार हमारे कुंडली से करता है, मतलब कुंडली से होता है। तो ये मुख्य रूप से, इसका आप फोटो वगैरह ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं। तो होरा स्कंद समझ गए, व्यक्ति विशेष रूप से एक व्यक्ति के ऊपर, और सिद्धांत संहिता हो रहा है, ये तीनों हो गया। तो सिद्धांत भी जान गया, संहिता भी जान गया, होरा भी जान गया। तीनों में आप कोई क्वेश्चन करेंगे हाँ ज्योतिष क्या है नहीं है, आजकल आप नॉर्मली आप किससे पूछेंगे ज्योतिष में कितने विभाग हैं,
कितने स्कंद है, तो वो कन्फ्यूज है कौन कितने स्कंद है, तो 3 स्कंद है, सिद्धांत संहिता हो रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। 3 जब जान जाएंगे तो पता चलेगा हाँ सिद्धांत स्कंद से ये क्वेश्चन बन रहा है या संहिता स्कंद से और होरा स्कंद से पता चल जाएगा। तो इससे आप भी जान जाएंगे कि हाँ लोग समझाएगा आपके पढ़े लिखे आदमी है। और उसके बाद आप चलते हैं, ये तो हो गया। और क्लास जो ये सब तो आपका ट्रेलर था, पिक्चर अब शुरू होता है। तो ये जान गए, अब आगे चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बृहद अवकहरा चक्र पुस्तक आप उसमें हम देख लेते हैं ना यहाँ, क्योंकि हम रखे हैं पीछे कैमरा है वो पता करता है कहाँ तक हमारा फेस दिख रहा है। तो ये बृहद अवकहरा चक्र पुस्तक आप ले लीजिएगा। बोलेंगे तो हम PDF बोलेंगे, आप लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे तो उसमें भी हो जाएगा, या बोलेंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, उसमें सब लोग को ऐड कर देंगे जिससे आपको जानकारी प्राप्त होगा। तो सबसे पहले बृहद अवकहरा चक्र शुरू करेंगे। और देखिए कोई भी पुस्तक लीजिए ज्योतिष का, अगर उसमें लिखा है कि हाँ इनके द्वारा रचित है, इनके द्वारा लिखा गया, इनके द्वारा व्याख्या किया हुआ, तो समझिए कि हाँ वो रियल ग्रंथ है। और ना व्याख्या किया हुआ है तो समझ जाइए कि वो अपने मन से बनाया ताकि लोग उसको खरीदे और प्रकाशन फैले। अब आइए ज्योतिष शास्त्र के बृहद अवकहरा चक्र पढ़ते हैं। इसमें पहला जो श्लोक है वो बताते हैं, सूर्य चंद्र मुखानत्वा ग्रहान गणपतिम तथा ज्योतिष शास्त्र प्रवेशाय अवकहरा चक्र मुच्यते। अर्थात इसमें कहते हैं कि सूर्य चंद्र, अर्थात ये जब पुस्तक खोजेंगे तो आप उसमें अगर मिलाएंगे तो भी पता चल जाएगा। ऐसे भी हम लिख देते हैं, श्लोक लिखेंगे कितना, ये श्लोक वैसे कोई काम का नहीं है लेकिन ये मंगलाचरण आपको बता देते। सूर्य चंद्र मुखानत्वा ग्रहान गणपतिम तथा ज्योतिष शास्त्र प्रवेशाय अवकहरा चक्र मुच्यते। अर्थात कहने का अर्थ है सूर्य चंद्र मुखानत्वा ग्रहान गणपति, अर्थात सूर्य चंद्र आदि नवग्रह के साथ साथ गणपति भगवान गणेश जी को प्रणाम करके, नत्वा अर्थात नमस्कार करके ज्योतिष शास्त्र प्रवेश लेने के लिए हम इस अवकहरा चक्र ग्रंथ की रचना करते हैं। इनके कहने का अर्थ है मैं इस अवकहरा चक्र पुस्तक का रचना करता हूँ। और ये पंडित अवध बिहारी त्रिपाठी जी का है, कमलकांत शुक्ला ये गुरुजी लोग हैं संपूर्णानंद के ही। तो ऐसा आपको ये पीला है और सफ़ेद भी मिले तो ले लीजिएगा, ऐसा नहीं कि हाँ पीला हम रखें तो पीला ही लीजिएगा, सफ़ेद पता कीजिएगा अच्छा रहेगा। तो इसमें जो है ना ये तो मंगलाचरण हो गया। अब आते हैं इसमें लिखा हुआ है वार आदि का, वार आदि प्रकरण, वार आदि प्रकरण। इसमें जो श्लोक है वो है आदित्यस, आदित्यस चंद्रमा भौमो हो गया। बुधस चाथा बृहस्पति, अपना सवाल है शुक्र शनैश, ये चा है शनैश चा राश्चय ते आसरा परे हो गया परिकृता। ठीक है, ये एक पहला श्लोक है। ठीक है, यहाँ पे नहीं मैं यहाँ पे लिखे, आप लोग भी घुमा क्वेश्चन कर लेंगे, कहेंगे कि श्लोक के लास्ट में रहता है और ऊपर लिख रहे हैं, हम तो बताने के लिए लिखे हैं। एक पहला श्लोक है ये, इसमें क्या कहते हैं, आदित्यस चंद्रमा भौमो बुधस चाथ बृहस्पति शुक्र शनैश्च चरैश्चेते वासरा परिकीर्तिता। अर्थात मतलब कहने का अर्थ है आदित्य, तो पुस्तक को भी हटा देते हैं, पहले आपको समझा देते हैं बाद में कन्फ्यूजन ना हो। और हाँ, आदित्य अर्थात यहाँ पे होता है सूर्य, आदित्य आप लोग भी जानते हैं। और इसको रविवार मानिए, रवि है
तो बताइए, तो लोग कहेगा रविवार लिखने नहीं आता है, क्या पढ़ाइएगा। नया नया कलाकार जब बनता है व्यक्ति तो थोड़ा सा मिस्टेक होता है। आदित्य अर्थात रविवार। अगर आपको कहीं पे आ रहा है सूर्यवार तो भी आप समझिए रविवार है। रवे नमः, सूर्य का है। और इसको लोग भोजपुरी में क्या बोलते हैं, एतवार। एतवार तो आदित्य अर्थात रविवार। आदित्य चंद्रमा। चंद्रमा जब क्वेश्चन आएगा तो आप क्या बोलेंगे, अर्थात सोम। सोम कौन है, चंद्रमा। तो आदित्य अर्थात रवि और चंद्रमा अर्थात सोम। आदित्य चंद्रमा भौमो, ये जो है ना ये सातों वार का नाम है। अब तो आप लोग कहेंगे कि हमको तो 7 बार आता है, आप क्यों बता रहे हैं। आता है, लेकिन यहाँ पे नाम हम आपको डिटेल में समझा रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन अगर बनेगा तो फिर आप कहेंगे कि ये तो हमको बताया नहीं। इसलिए जो ग्रंथ में शुरू से है उस चीज़ को पहले से बता रहे हैं। तो आदित्य जब क्वेश्चन कहीं बनेगा कि हाँ आदित्यवार के दिन या आदित्य जिस दिन हो उस दिन आप इस काम को करें, उपनयन करें या मुंडन करें, तो आप ज्योतिषी आपको जानना तो बहुत ज़रूरी है। ज्योतिषी आप छात्र हैं तो इस चीज़ को आप जानना जरूरी है। तो आदित्य अर्थात रवि, चंद्रमा अर्थात सोम, भौम कहे भौमवार। गांव समाज में लोग नहीं समझेगा तो लोग क्या बोलेंगे, मंगर। मंगर कहते हैं, मंगल को लोग मंगर कहते हैं। तो ये हो जाएगा मंगलवार। मंगलवार, ठीक है। तो 7 बार में आपका रविवार हो गया, सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया, बुधवार। अब आप ठहरे विद्वान आदमी, कहीं पे अगर लिखा है पंडित तो आप क्या बोलेंगे, ये कौन सा वार है। इसीलिए बोल रहे थे कि आपको जानना जरूरी है। बुध अर्थात पंडित वार। वीडियो बनाएंगे, जानकारी बहुत चीज़ का होगा हमारे पास, जो हम वो चाहेंगे अब सब इस पर लिख के आपको समझा दें। अभी फिलहाल ये बोर्ड है, बाद में एक्सचेंज होगा, भगवत कृपा होगी तो चेंज होगा। तो बुध अर्थात पंडित भी उसको कहा जाता है, जिसको कहा जाता है पंडितवार अर्थात बुधवार। बृहस्पति, जिसको गांव समाज में बृहस्पति को लोग बीफे कहते हैं, बीफे। ये आपको इसलिए बता रहे हैं ना, आप गांव समाज में जाएंगे तो इस चीज़ को जानेंगे। कहा जाना पोथी पढ़त पढ़त जगमुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित होए। तो इसलिए ये बताया ना, ये आप जब जान जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि हाँ पोथी पढ़ने से नहीं होता है, गांव समाज की भाषा को भी जानना जरूरी है। इसलिए कहते हैं गुरु जी की, बताते हैं गुरु जी देश काल परिस्थिति के अनुसार भी कुछ दिन को देखना चाहिए। आप कभी कभी आप जाएंगे दिन बनाने, पता चले कि पंडित जी मंगलवार को तो मान है, कैसे होगा। अब वो कहेगा मान है तो क्या करे नहीं करे, ये भी समस्या है, इसका भी हल है, सबका हल होगा। तो बीफे इसको कहते हैं, तो इसको गुरुवार कहा जाता है। लौकिक भाषा में इसको माने तो सबसे गुरुवार, ये गुरु का दिन है और देवताओं का गुरु कौन है, बृहस्पति, इसलिए कहा जाता है इसे गुरुवार। और इसको भोजपुरी में लोग बीफे लोग कहते हैं। उसके बाद ये हो गया शुक्रवार। शुक्रवार सिंपल सा है, शुक्रवार आप लोग जानते हैं शुक्रवार। शनिवार भी एक सिंपल सा है, इसमें आपको कहीं कहीं पे आएगा, वो चीज़ को हम बताएंगे आपको आगे, इसका एक क्वेश्चन बनेगा वो भी हम आपको बताएंगे। शनिवार, शनिश्चरश्चेते वासरा प्रकृति, ये पूरा 7 बार होगा, ठीक है। आप इसको स्पष्ट लिखना होगा, वो भी हम समझा देते हैं, वो भी आप लिख लीजिएगा। टुकुर टुकुर करेगा, हाँ ये कांटे घुस जाता है सब। अब इसको स्पष्ट रूप से हम लिख देते हैं ताकि आप, अरे गजब, इसको आप स्पष्ट रूप से समझ जाए इसलिए पूरा लिख देते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। समझ गया। इसका यहाँ पे आ सकता है कभी कभी आदित्य। आदित्य जब आएगा तो समझिएगा क्या, रवि। सूर्य भी आएगा, समझिएगा रवि, ठीक है।
सोम का यहाँ पे आ सकता है चंद्रवासरः। चंद्रवासरः जब आएगा तो आप इसको समझेंगे सोमवार, ठीक है। और मंगल, इसको आप भौमवासरः अर्थात मंगलवार। बुध में आइएगा तो यहाँ पे आप पंडितवार भी लिख सकते हैं। उसके बाद गुरुवार अर्थात बृहस्पतिवार, ठीक है। शुक्रवार का सिंबल सा फंडामेंटल है शुक्रवार। आएगा आगे और जगह जब आएगा तो आपको क्वेश्चंस बता देंगे वहाँ पे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। और अगर कहीं भी मिलता है इसका विवरण तो वो भी हम बता देंगे। शनिवार को कभी कभी मंदवार भी कहा जाता है, ठीक है। मंदवार इसलिए भी लोग बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं लोग कि हाँ मंदी चल रहा है, तो भी हो गया, तो मंदवार इसको कहा जाता है। इसका भी बहुत सारा नाम आगे आएगा, वो हम आपको बताएंगे। तो इतना का कहना आप लोग या तो रोक करके लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसा कीजिए आप। आपके लिए सुलभ यही रहेगा कि वीडियो को रोक करके पहले लिखिए, क्योंकि आप सीखना चाहते हैं। ज्योतिष सीखेंगे तभी जानेंगे। अब देखिए ये जो है ना 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गया। इसी में राहु प्लस केतु ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा नवग्रह। समझे, एक तीर से 2 निशान हो गया। राहु केतु को ऐड कर देंगे, हो जाएगा नवग्रह। रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि प्लस राहु केतु, ये हो जाएगा आपका नवग्रह। इसी तरह आपको एक तीर से डबल निशाना चलाना सिखाएंगे। अब आगे का जो श्लोक है, दूसरा श्लोक है। अब एक चीज में आता है ना कि इस सब में शुभवार कौन सा है। आप बोलेंगे तो हम इसी पर समझा सकते हैं। इस पर जब समझा देंगे तो फिर श्लोक का अर्थ नहीं बचेगा, और श्लोक का अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है, तो उसको पहले हटा दिया जाए। जैसे लोग क्वेश्चन करते हैं ना कि कौन सा दिन बढ़िया बा पंडित जी, लोग बोलते हैं ना कौन सा दिन पंडित जी ठीक है, किस दिन क्या करें नहीं करें। कहीं नहीं पूछना है, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सर्च कीजिएगा, आराम से खट से दरावन ऑफिस लिखिएगा, आ जाएगा, और ये वीडियो खोल के देख लीजिएगा। आप लोग हमारे वीडियो का शॉर्ट भी बना सकते हैं, उसके लिए मना नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अब इनमें शुभवार प्लस अशुभवार, इसमें भी होता है ना, लोग पूछते हैं कि हाँ पंडित जी शुभ दिन कहिया बा। इतवार मंगल बुध गुरु इस तरह कहा जाता है कि शुभ कौन दिन बढ़िया है कौन दिन खराब है। तो एक श्लोक आता है, कहा जाता है कि गुरुस चंद्रो कहाँ है, बुध शुक्र, बुध शुक्र शुभा वाराह। वैसे श्लोक याद है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक हो इसलिए हम लिख के इसमें देख कर लिख रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो। हाँ, शुभा वाराह हो गया, सुहे स्मृता, ये हो गया शुभे स्मृता। ये हो जाएगा आपका क्रू रास्तु क्रूर कृत्य सु ग्राह्या, यह है ग्राह्या भौमार्क सूर्य जा। दूसरा श्लोक, अब इस चीज को आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, गुरु चंद्रो बुधा शुक्र शुभावारा शुभे स्मृता क्रूरास्तु क्रूर कृत्येषु ग्राह्य भौमार्क सूर्यजा।
गुरुवार, चंद्र, इसमें भी एक भेद है, वो भी बता देंगे, समस्या भी है एक में, चंद्र सोमवार में, गुरु चंद्रो बुधा शुक्र, ये क्या है, शुभवार है। ठीक है, शुभा वारा शुभे स्मृता, ये शुभवार है, उसमें शुभ कार्य करना चाहिए। समझिए यहाँ पे गुरु चंद्र बुध शुक्र, ये शुभवार हो गया, इसमें शुभ काम करना चाहिए। उसके बाद आता है क्रूरास्तु, क्रूर कृत्य शुभ, अर्थात क्रूर जो है कौन सा है, और क्रूर कर्म करने के लिए, क्रूर कृत्य कर्म अर्थात क्रूर कार्य करने के लिए, ग्राह्या भौम अर्थात मंगल। अब देखिए यहाँ पे बोलेंगे ये भौम अर्क, भौम प्लस अर्क मतलब अर्क है यहाँ पे। अब क्वेश्चन आएगा कि अर्क मतलब कौन हो गया, अब तो समस्या है क्योंकि यहाँ पे सूर्य तो लिखा हुआ है, तब माइंड में आएगा आपके कि हाँ आखिर कौन ग्रह है, सूर्य जब यहाँ लिखा है तो फिर बचा कौन, गुरु हो गया, चंद्र हो गया, बुध हो गया, शुक्र हो गया, शुभ है, मंगल हो गया, अर्क हो गया। अब अर्क मतलब शनि भी तो नहीं होगा, अर्क का अर्थात होता है सूर्य, सूर्य। अब कहते हैं ना ये अर्क हो गया सूर्य, अब यहाँ पे आएगा सूर्य, जहाँ जब यहाँ सूर्य होगा तो फिर ये सूर्य कौन सा है, कोई बात नहीं, ज़्यादा परेशानी में नहीं डालेंगे। सूर्य तो अर्थात सूर्य ही हो ही गया। जा जो शब्द है, जा अर्थात पुत्र होता है, जा का मतलब क्या होता है, पुत्र, तो सूर्य पुत्र कौन है, शनि। समझे, यहाँ ये खेला, इसलिए हम बोले थे कि कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको आगे जा कर के लगेगा। समझ गया। अब इसको स्पष्ट समझा देते हैं, आप इसको यहाँ से जो समझ में आया नोट कर लीजिएगा, रोक करके भी जैसे हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको स्पष्ट रूप से लिख भी देते हैं। अब यहाँ पर इसका हिंदी भी आपको बता देते हैं, कहेंगे कि आप हिंदी नहीं बताए हैं, इसमें जो इसका टीका है वो भी बता देते हैं। बुध गुरु शुक्र, गुरु शुक्र, चंद्रमा में हम आपको बोले थे एक आशंका होगा, वो क्या होगा वो बताते हैं आपको। शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा, सोमवार, चंद्र, ये दिन शुभ है। शुभ कौन कौन सा दिन हो गया, बुध गुरु शुक्र और शुक्ल पक्ष में चंद्र, ये शुभ दिन है। उसमें उसके बाद शुभ दिन है, इनमें शुभ कार्य सिद्ध होता है। समझ गया, जो होता है। ठीक है, उसके आगे नीचे आइए। उसके बाद रवि मंगल, देखिए अब आप बोलेंगे कि टीका तो था ही, तो इसमें से क्या ना बता दिया, टीका जब बता देंगे तो फिर श्लोक का अर्थ आप लोग बनाना ही समझेंगे, इसलिए आगे जहाँ पे कन्फ्यूजन होगा टीका भी आपको बताएंगे और श्लोक का अर्थ बताएंगे ताकि आप दोनों समझ सके। कोई क्वेश्चन बनेगा तो फिर आप क्या कीजिएगा, रवि मंगल शनि, ये क्रूर एवं पाप है। इन दिनों में क्रूर कर्म सिद्ध होता है। हमको भी उतना लिखने का इस पर आदत नहीं है, फिर भी आपको बता देते हैं। ठीक है, तो क्या यहाँ पे हुआ, बुध गुरु शुक्र, पहले आप लोग या तो रुक करके देख लीजिए फिर भी हम समझाते हैं। बुध गुरु शुक्र और शुक्ल पक्ष में सोमवार, ये दिन शुभ है, इनमें शुभ कार्य सिद्ध होता है। रवि मंगल शनि, ये क्रूर एवं पाप है, इन दिनों में
क्रूर कर्म सिद्ध होता है। ठीक है, सिंपल सा आप समझ गए। तो ये इनमें शुक्ल पक्ष में चंद्रमा और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा क्रूर कार्य के लिए ही मान सकते हैं। तो ये यहाँ तक समझ गया। अब अगला जो टॉपिक है वो होगा आपको इन वारों में जो आवश्यक कार्य, अगर हमको कोई कार्य करना हो तो आवश्यक कार्य में सूर्य गुरु शुक्र के दिन में जो है ना, दिन का दोष रात्रि में नहीं लगता है। ये सबसे आगे पढ़ाएंगे। तब तक के लिए 2 श्लोक काफ़ी है आपके लिए। यह सेकंड श्लोक का वर्णन है, तो समझ गया, शुभ अशुभ जान ही गया। और बाकी जो है और कुंडली का क्लास जो है ना वो भी शुरू करेंगे। हम सोच रहे हैं कि इसको पहले थोड़ा सा कंप्लीट कर दें ताकि आप थोड़ा बहुत ज्योतिष जान जाएंगे तो कुंडली में अच्छा से दिमाग लगेगा। चलिए यहाँ तक इसको कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सीताराम। और अपने इष्ट देवता का ध्यान लेकर के एक बार इष्ट देवता का ध्यान करके कमेंट कर दीजिए। जो आपको क्वेश्चन बने हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी और भी जो मंगल दोष सब है वो सब के ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सीताराम, जय लक्ष्मी नारायण।